नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रज्ञा ठाकुर के गोडसे पर दिए बयान पर। सियासत अभी तक जारी है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भोपाल में रैली निकाली तो बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ता लाठी डंडे से लैस दिखे। शब्दों की मर्यादा भी टूटी। इस नारेबाजी को सुनिए। आरिफ मसूद तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली के दलालों का राम मंदिर विरोधी। बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े कार्यकर्ता और विधायक ने मोर्चाबंदी की है। मोर्चाबंदी कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ है। वो प्रदर्शन जिसकी अगुवाई कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को बीजेपी दफ्तर आना था, लेकिन इसके लिए बीजेपी दफ्तर में तैयारी पहले कर ली गई थी, लाठी डंडों के साथ। अब बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा को सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे के कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता अपने कार्यालय की सुरक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हैं। हमको पता चला है कि कुछ गुंडे, आतंकवादी और सिम्मी के समर्थक लोग भाजपा कार्यालय पर हमला बोलने वाले हैं, तो इसलिए कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि हम अपने कार्यकर्ता के नाते अपने कार्यालय की सुरक्षा करेंगे, अपने देश की सुरक्षा करेंगे, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के लिए विवादित बयान पर आरिफ मसूद ने कुछ यूं प्रतिक्रिया दी। ये अच्छी बात है, ये उनकी संस्कृति है। हम तो गांधीवादी संस्कृति है, तिरंगा हाथ में, सर पे कफन बांधा, ये उनका काम है, उनका संस्कार है। हम उनके दरबार आ रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमारा स्वागत करना चाहिए था कि हाँ, हम हे राम भक्त वाले के लिए लड़ना है। लेकिन अगर वो लाठी चलाना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी। हालांकि प्रदर्शन के दौरान किसी विवाद की स्थिति न बने, इस लिहाज से प्रशासन ने दखल दिया और आरिफ मसूद को मना लिया गया। प्रशासन ने मसूद के ज्ञापन को बीजेपी दफ्तर पहुंचाने की बात कही और प्रदर्शनकारियों को बीजेपी दफ्तर जाने से रोक दिया। इस लिहाज से बीजेपी कार्यकर्ताओं का डंडा भले ही न चल पाया हो, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर के बयान से शुरू हुई सियासत ने अब एक नया रूप ले लिया है। जाहिर है ये आगे भी जारी रहेगा। पूजा माथुर, न्यूज 18 भोपाल। और शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, साध्वी ने जो बयान दिया था उसके बाद से इस तरह की सियासत होगी, इसका तो अंदाजा पहले से ही लगाया जा चुका था, लेकिन अब इस सियासत के बाद लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और अब रामेश्वर शर्मा ने भी विवादित बयान दिया और सिमी आतंकवादियों के साथ उन्होंने नाम जोड़ा। बिल्कुल श्रद्धा, आपने सही कहा है। और देखिए, जो बात पहले साध्वी प्रज्ञा से माफ़ी के बाद शुरू हुई थी, वो उनको आतंकी कहने, फिर उन्हें जलाए जाने और फिर उनकी ओर से जिस विधायक ने उनको जलाने की चेतावनी दी उसके घर जाने की चेतावनी साध्वी प्रज्ञा की ओर से दिए जाने, जो उन्होंने 8 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। और फिर उसके बाद राजनीति का एक नया दौर आज फिर से दिखाई दिया राजधानी भोपाल में। आरिफ मसूद जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने बीजेपी प्रदेश कार्यालय कूच किया अपने कुछ समर्थकों के साथ में, और जैसे ही ये खबर बीजेपी के नेताओं को लगी तो उसमें रामेश्वर शर्मा समेत तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो गेट पर लाठी डंडे लेकर खड़े हो गए। और फिर बयानों के तीर कुछ इस तरीके से चले कि खुद अगर महात्मा गांधी इस पूरी जो पूरा सियासी एपिसोड चल रहा है आज जिंदा होते देखते तो वो खुद इस बात पर शर्मिंदा होते कि किस तरीके की राजनीति उनके सम्मान के नाम पर की जा रही है। दोनों ही विधायक हैं। खास बात यह है कि रामेश्वर शर्मा भी विधायक हैं, आरिफ मसूद भी विधायक हैं, और दोनों के बीच में जो सियासी बयानबाजी एक तरीके से आज हुई है वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि नेता अपने बयानों की मर्यादा भूलते जा रहे हैं। और जो मूल मुद्दा है, गांधी जी को वाकई में उनका जो सम्मान है उनके प्रति बना रहे, बढ़ा रहे, लेकिन उसके अलावा बाकी सब कुछ राजनीति में संसद से लेकर सड़क तक दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और संसद से लेकर सड़क तक दिखाई भी दे रहा है, लाठी डंडे भी दिखाई दे रहे हैं। जबकि बात की जाती है गांधी जी की, चाहे कोई भी दल करे, और बात की जाती है कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उसके बावजूद जब हाथ में डंडे हों तो फिर सवाल तो बनता है कि किस तरीके से गांधी जी के विचारों का खून किया जा रहा है। शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी देने के लिए।
सीएम कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने इस महीने से कर्ज माफी के दूसरे चरण को शुरू करने की बात कही है। इसके अलावा बेरोजगारी दूर करने के लिए सीएम ने बड़े स्तर पर निवेश लाने की भी बात कही। सीएम ने नगर निकाय को नसीहत भी दी। सीएम का कहना है कि नगर पालिका और नगर परिषद को आय का स्रोत खुद विकसित करना। सीएम कमलनाथ ने प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान का भरोसा दिलाया है। सीएम ने ट्वीट किया है, एमपी में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान हमारी पहली प्राथमिकता है। यह हमारे वचन पत्र का मुख्य बिंदु है। कई सालों से एमपी महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर बदनाम रहा है। इस दाग को धोने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं, लेकिन इस पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट। किसानों के मुद्दे पर राजनीति पूरे साल होती है, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पाता। अब प्रदेश के किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं। छतरपुर का हाल देखिए, जहां किसानों को खाद नहीं मिल रही है, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि खाद की कमी नहीं है। समस्या है कि जब मतलब आपके पास हमारे पास जितनी जमीन है उसका पूरा खाद नहीं है, जब तक डालते हैं हम लोग उसका खाद पूरा नहीं है। अपने पास स्टॉक अवेलेबल कम है अभी, तो उस आधार पर किसानों की भीड़ को देखते हुए और मशीन द्वारा वितरण किया जा रहा है। 1 एकड़ पे 1 बोरी, 2 एकड़ पे 2 बोरी। हमारे जिले में अभी कोई कमी नहीं है। हमारे पास आज भी 3200 मैट्रिक टन यूरिया डबल लॉक में प्राथमिक सहकारी समितियों में और निजी विक्रेताओं के लिए उपलब्ध है। अगर खाद की कमी नहीं है तो फिर किसानों को क्यों खाद नहीं मिल रही है? इसका जवाब कौन देगा? इधर बीजेपी को मौका मिला तो लपक लिया और खाद के मुद्दे पर प्रदेश में खलबली मचाने लगे। इधर सागर के बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया की गिरफ्तारी पर भड़के पूर्व सीएम शिवराज ने कहा कि किसानों के लिए लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस भी पीछे नहीं रही और तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को केंद्र से कम यूरिया देने के विरोध में गिरफ्तारी देनी चाहिए। हमारे विधायक नरियावली के प्रदीप लारिया जी ने जब किसानों की आवाज उठाई और किसानों के साथ धरने पे बैठ गए तो यूरिया तो उपलब्ध नहीं करवाया, उल्टे विधायक पर ही प्रकरण बना दिया। अब प्रदीप लारिया जी खुद गिरफ्तारी देने जाएंगे, उनके साथ हम भी जाएंगे। शिवराज बात को भटकाने में माहिर है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को गिरफ्तारी देना चाहिए। कांग्रेस उनको सलाह दे रही है कि वो गिरफ्तारी दें और जल्दी दें, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी देना चाहिए अपनी केंद्र सरकार के खिलाफ, जिस केंद्र सरकार ने रबी के सीजन में 18 लाख मीट्रिक टन की मांग के बावजूद उसमें 2,60,000 मीट्रिक टन की कटौती कर दी। खाद हो या कर्ज माफी, बाढ़ राहत हो या प्याज के दाम, राजनीति सब पर हो रही है, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान क्या है, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। न्यूज़ 18 के लिए छतरपुर से सुनील उपाध्याय, भोपाल से अनुराग की रिपोर्ट। ग्वालियर में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने आज पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में दूर दराज से किसान भी आए, जो कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आवारा पशुओं से निजात दिलाने, बिजली बिलों को कम करने सहित कई मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन किया है। किसान तबाह हो रहा है, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। चंबल इलाके में किसान ने कभी आत्महत्या नहीं की इतिहास में, लेकिन पिछले 3 साल से इस इलाके में भी आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। तो उस आत्महत्याओं को रोकने का तरीका यही है कि फसल को लाभकारी बनाया जाए, उसके लिए उनको काम उठाना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि ये जो विदेशों से चाहे जो कुछ चीज़ आएगी, उसकी वजह से यहाँ की खेती तबाह होगी, यहाँ की दाल तबाह होगी, यहाँ का दूध तबाह होगा। इसलिए विदेशों से कौन सा सामान आएगा इस देश में बिकने के लिए, उसके लिए सरकार को अपनी नीति ऐसी बनानी चाहिए जिससे किसानी को और प्याज की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। मंडियों में व्यापारी प्याज तो ला रहे हैं, लेकिन खरीदार नहीं आ रहे। रिपोर्ट। प्याज की बड़ी कीमतों ने लोगों के जायके को बिगाड़ दिया है। तस्वीरें ग्वालियर की हैं। प्याज का भाव यहाँ रिकॉर्ड 110 से 120 रुपए किलो बिक रहा है। ग्वालियर में प्याज आज रिकॉर्ड तोड़ भाव पर पहुंच गया है। ग्वालियर की थाटीपुर मंडी में प्याज इस वक्त 120 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है। यही वजह है कि इस बार सीजन का सबसे महंगा प्याज व्यापारियों के लिए भी परेशानी बना हुआ है। बाबा, आप ये बताइए कि प्याज क्या रेट में लाए और क्या स्थिति चल रही है? 80 रुपए किलो लाए सर जी।
और क्या भाव बेचा जा 110, 120। मतलब प्याज की ये महंगाई पहली बार है इतनी? हाँ सर जी, पहली बार आए, इतनी महंगी थी नहीं। 100 के पार पहली बार भाव पहुंचा। आप ये बताइए कि क्या स्थिति बन रही है, आप लोग प्याज देख? प्याज का ये देख के बन नहीं, जो आज हम 1 महीना पहले अगर हम 2 किलो प्याज हफ्ते में 2 किलो प्याज खाते थे, वो आधा किलो पे आ गए हैं। रतलाम में प्याज को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मंडी प्रशासन ने दुकान लगाई है। यहाँ प्याज 70 रुपए किलो दिया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बाबत जानकारी ही नहीं है। लिहाजा लोग या तो महंगे प्याज खरीद रहे हैं या फिर प्याज खरीद ही नहीं रहे हैं। शासन के निर्देश थे कि आम जनता को मतलब प्याज की ज़्यादा कीमतें बढ़ी है, तो मंडी के माध्यम से व्यापारियों के सहयोग से इनको जो थोक भाव के आधार पर रिटेल में उसी दर पर इनको प्याज का दिलवाई जाना है, उसकी व्यवस्था मंडी द्वारा करी गई है। तो जिसमें हमारे अभी 2-4 व्यापारियों द्वारा काउंटर चालू करा है, कल से और भी काउंटर बढ़ने की संभावना है। इस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है। क्या रुपये क्विंटल आपका प्याज मिल रहा है? अभी 70 रुपये के 70 रुपये के जी। लोग आ रहे हैं लेने के लिए? हाँ, लोग आ रहे हैं, काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। करीब 5 कुंटल करीब प्याज इनका खपत हो चुका है। वहीं खंडवा में प्याज इतनी कीमती हो गई है कि लोग पहरेदारी करने पर मजबूर हो गए हैं। दूधवाड़ा गांव में किसान प्याज चोरी हो जाने के डर से पहरेदारी कर रहे हैं। हालात ये हैं कि मजदूरों की बजाय घर के लोग डंडे और दूसरे हथियारों के साथ प्याज की पहरेदारी कर रहे हैं। प्याज 2 एकड़ की है ये, और पहरेदारी इसलिए कर रहे हैं कि चोरी हो रही है। और एक तो ऐसे भी कम उत्पादन हुआ है, 2 एकड़ में 50-60 मन, मतलब कुंटल से बोले तो 25 कुंटल, और इतना बहुत कम हुआ है। और वो भी चोरी हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, इसलिए पहरेदारी कर रहे हैं। उधर होशंगाबाद में प्याज के महंगे होने की वजह से बच्चों का मिड डे मील प्रभावित हुआ है। सब्जी में ना तो टमाटर और ना ही प्याज का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्व सहायता समूह की दलील है कि महंगाई की वजह से ऐसा किया गया है। सर प्याज महंगी है तो प्याज तो डालते नहीं है, जीरा राई का तड़का लगाते हैं। लहसुन कब से कर रहे हैं? ये 1 जुलाई से। क्यों कर रहे हैं? सर पुराई नहीं पा रहा, इतनी 100 रुपये किलो की प्याज कहाँ से ला पाएंगे, आप ही बताइए। प्याज की बड़ी कीमतों पर लगाम लगाने की हर कोशिश नाकाम रही है। ऐसे में जब तक देश में भंडारण की सटीक व्यवस्था नहीं बनेगी, तब तक ऐसे ही किसी न किसी फसल को लेकर आम लोग परेशान होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल में प्रशासन अकेडमी में एग्री स्टार्टअप कार्यशाला का आयोजन हुआ। कृषि मंत्री सचिन यादव ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में टेक्नोलॉजी से कृषि में उत्पाद बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही कृषि की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को किस तरह एग्री स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार के अवसर मिल सके, इस पर मंथन किया गया। जिस प्रकार से जो है लगातार दिन ब दिन जो कृषि की तस्वीर बदलती जा रही है, और रोज़ नए टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशंस जो है लगातार कृषि के क्षेत्र में आ रहे हैं, और आज समय की आवश्यकता भी है, समय की मांग भी है। कृषि के क्षेत्र में जो है ऐसे नवीन पहल किए जाएं, और जो युवा हैं उन युवाओं को प्रेरित किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, और उनको अवसर प्रदान किए जाए कि वो नवाचार वो लोग करें। अब भोपाल से बड़ी खबर, माय होम रेस्टोरेंट पर छापे का मामला है। आरोपी जीतू सोनी के देश छोड़ भागने की आशंका है। केनिया के नैरोबी में हो सकता है जीतू सोनी ने देश के कई हिस्सों में खरीदी है प्रॉपर्टी। बड़ी लॉन्ड्रिंग का भी मामला हो सकता है दर्ज। माय होम बार पर नगर निगम कार्रवाई करेगा। गुरुवार को तोड़ा जाएगा बार, सूत्रों के हवाले से खबर। और जो इसका मालिक है आरोपी जीतू सोनी, ये देश छोड़कर भाग गया है। आशंका जताई जा रही है कि केनिया के नैरोबी में जीतू सोनी हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हो सकता है और निगम इस पर कार्रवाई करेगा। तोड़ा जाएगा गुरुवार यानी कि कल इस बार को माय होम बार को तोड़ा जाएगा। मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अब आशंका जताई जा रही है कि जीतू सोनी इंडिया के बाहर है। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार पुलिस प्रयास कर रही है कि जीतू सोनी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब जो है जीतू सोनी के पास है। कई ऐसी जानकारी है जो पुलिस को हासिल करना। यही कारण है कि जब जीतू सोनी का कोई सुराग नहीं मिला तो इंदौर पुलिस ने
10,000 का इनाम घोषित भी किया था, लेकिन उसके बावजूद तमाम ठिकानों पर तमाम जानकारियां, तमाम इंटेलिजेंस के आधार के पर भी जो है उसकी कहीं कोई जानकारी नहीं मिली थी। यही कारण है कि जब पुलिस ने जब जानकारी जुटाना शुरू की तो पुलिस को ये आशंका है कि जीतू सोनी जो है देश से बाहर भागने की फिराक में है, ऐसी आशंका जाहिर की। हालांकि अभी इसके कोई पुख्ता सबूत पुलिस के पास नहीं मिली है, लेकिन तमाम जानकारियों के आधार पर जो है जीतू सोनी के खिलाफ पुलिस कैसे गिरफ्तार करे उसको लेके पूरा प्लान तैयार कर रही है और शिकंजा भी इस पे कसा जा रहा है। और अब ये भी जानकारी आ रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, तो ऐसे में एक केस और दर्ज जीतू सोनी पर हो सकता है। तो तमाम तरीके की आशंका है, शंका है, यही कारण है कि इंदौर पुलिस हर उस बिंदु पर जांच कर रही है जो कि इस पूरे केस से जुड़े हुए हैं। मनोज, अब इस पूरे मामले में जाहिर है कि जब जीतू सोनी गायब है और आशंका है कि वो इंडिया के बाहर हो सकता है, तो अब उसकी उनके परिजनों से, उनके घर वालों से पूरी जानकारी हासिल की जा रही होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जो तमाम संभावना है उन पर पुलिस फिलहाल काम कर रही है, क्योंकि पुलिस के पास अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है। ऐसी जानकारी पुलिस को लगी है कि देश से बाहर जीतू सोनी हो सकता है, क्योंकि तमाम रिश्तेदार जो है देश से बाहर जो है विदेशों में जीतू सोनी के हैं। तो ऐसे में पुलिस को लगता है कि जब इनाम घोषित करने के बाद भी, तमाम ठिकानों पे छापे मारने के बाद भी, तमाम जानकारियां और तमाम सूत्रों से जानकारी जो मिली उसके बावजूद यदि जीतू सोनी पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है, तो ऐसे में नई जानकारी पुलिस को मिली है कि वो देश से बाहर निकल। अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण से जानते हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए जीतू सोनी का जो माई होम बार है उस पे अब नगर निगम का हथौड़ा चलेगा और ये अय्यासी के अड्डे को कल नगर निगम तोड़ने की कार्रवाई करेगा। नगर निगम ने इनके जो अवैध निर्माण है उसको चिन्हित कर लिया है, होटल की नफ्ती भी पूरी कर ली है। इनको एक नोटिस दिया गया था, उसका उनको जवाब आज शाम तक देना था, जिसका जवाब उनको मिल गया है। और कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव का कहना है कि जो जवाब मिला है वो संतोषजनक नहीं है, इसलिए कल इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब इनका जो होटल है वो कल तोड़फोड़ की जाएगी, जहाँ पर ये लड़कियां मिली थी, 67 लड़कियां यहाँ पर मिली थी, जहाँ बार चलाया जाता था, जहाँ अवैध काम किए जाते थे, उसको तोड़ने की कार्रवाई कल नगर निगम करेगा। इसके साथ ही जो इनका O2 होटल है, होटल वेस्ट, वेस्टर्न, 2 होटल हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, उसको भी नगर निगम नोटिस दिया है। साथ ही इनका जो घर है जिसमें वो रहते हैं, बंगला, उसमें भी कल तक इनको समय दिया है, कल तक इसका जवाब दे, क्योंकि वो भी सरकारी जमीन पे बना है, सीलिंग की जमीन पे बना है, तो उसको भी नेस्तनाबूद करने की तैयारी अब निगम कार्रवाई करेगा। बार को भी तोड़ने की निगम ने तैयारी कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खेल मंत्री जीतू पटवारी ने आज भोपाल में वॉल क्लाइंबिंग के जरिए खिलाड़ियों को चौंका दिया। 46 साल के मंत्री जीतू पटवारी चंद सेकंड में 40 फीट ऊंची वॉल क्लाइंबिंग कर चढ़ गए और दूसरे राज्यों के खेल मंत्री समेत केंद्रीय खेल मंत्री रिजिजू को फिटनेस चैलेंज दिया। खेल मंत्री ने कहा कि सरकार पर प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर पर 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। खेल मंत्री ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार जल्द खेल नीति लागू करेगी। अपने राज्य सरकारी निवास से राजधानी के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय तक आज खेल मंत्री साइकिल चलाकर पहुंचे और प्रदेश के युवाओं को फिट रहने का मंत्र दिया। को फिट रहना चाहिए, जिससे जनता में एक पॉजिटिव मैसेज जाए। एक स्पोर्ट्स से वो जुड़ा रहना चाहिए, स्पोर्ट्स की गतिविधियों से जुड़ा रहना चाहिए, जिससे जनता में जनमानस बने कि मुझे 1 घंटा मेरे शरीर के लिए देना है। हर परिवार का अगर व्यक्ति 1 घंटा अपने शरीर पर कुछ न कुछ, या चाहे वो योग करे, चाहे वॉक करे, या रनिंग करे, या स्पोर्ट्स की कोई गतिविधि में भाग ले, तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मंत्री इमरती देवी नानी बन गई हैं। नानी बनने की खुशी में मंत्री जी ने जमकर ठुमके लगाए। पिछले हफ्ते ही नातिन का जन्म हुआ था, आज बिटिया और नातिन का गृह प्रवेश हुआ है। महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी नानी बनी है और नानी बनने की खुशियां उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। और आज जब बिटिया घर आई तो उन्होंने खुशियां मनाई। इमरती जी खुद है, कितना बड़ा दिन है, आपके ऊपर एक बड़ा दायित्व भी है और आज बिटिया का आगमन हुआ, किस तरह से जश्न मनाया? मैं राजनीति में आई, मंत्री भी बनी,
जब इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी आज मुझे है कि मेरे घर में बेटी आई है। मेरे घर में मेरी बेटी की बेटी है और मुझे नानी बनने का इतना गर्व है और इतना अच्छा लग रहा कि मैं तो रात दिन अपनी खुशियाँ मनाने में लगी रहूँगी जब तक थक नहीं जाऊँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है और बेटियों से मुझे बहुत प्यार है। अब संदेश भी देना चाहेगी, महिला बाल विकास विभाग का आप पे दायित्व है, बच्चों के कुपोषण के लिए भी आप लगातार प्रयास कर रही है। आज बेटी के लिए जश्न मनाया जाता है तो आपने शुरुआत की, किस तरह से आप संदेश देंगी? नहीं, आपने देखा होगा मैं अपनी बेटी के लिए, और मेरे एक ही बेटी है, आपने देखा हो मेरा तो यही बेटा है यही बेटी है। और आज मैं नानी बनी हूँ तो नानी भी हूँ और दादी भी हूँ, मैं सब कुछ उसकी हूँ। और मैं चाहती हूँ मेरे हर मंगलवार को और शुक्रवार को हमारे यहाँ हर आंगनबाड़ी में हमारी जश्न मनता है। हमारी जो गर्भवती धात्री माताएं हैं और जो बच्चों की गोद भराई होती है हम आंगनबाड़ी में भी मनाते हैं। कई आंगनबाड़ी में हम भी गए हैं। और हमारे यहाँ जो भी बेटियों की शादी हमारे महिला बाल विकास करता है। आपने देखा होगा मैंने ढोलक बजाई और अपनी 10 अनाथ बच्चियों की भोपाल में शादी, मैंने तो भोपाल में ढोलक बजाई, गाने भी गाए, आपने वीडियो भी देखा होगा। नानी भी है, माँ भी है, बहन भी है, तो सामाजिक कार्यों में उनका नाचना रहता है और जश्न मनाने का उनका एक सरल सहज स्वभाव है जो लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन अशोक के साथ सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों की लगातार